कैसे बच्चों, मैं हूं अभिषेक जैन। एग्जाम्पल परिवार में आपको स्वागत करता हूं। हमें कलम से क्रांति, तो अपनी लाइट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हमें 81 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 81 क्वेश्चन। ए मायोपिक पर्सन हैज़ अ पावर ऑफ -1.2 डायोप्टर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ हिज लेंस। एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की क्षमता -1.25 डायोप्टर है। उसके लेंस की फोकसी दूरी तथा प्रस्तुति क्या होगी। बच्चों, ये पावर का क्वेश्चन है ना। पावर उसकी बच्चों कितनी दे रखी है, -1.25 डायोप्टर। तो बच्चों पहले तो लेंस की बात कर लेते हैं। कौन से लेंस की पावर बच्चों नेगेटिव होती है। कनकेव लेंस की पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। कनकेव लेंस की पावर क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। आप ये क्वेश्चन हटा दीजिए। कनकेव लेंस की बच्चों पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है ना। यानी अवतल लेंस की पावर बच्चों क्या होती है, नेगेटिव होती है। और बच्चों पावर पॉजिटिव किसकी होती है, कन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी उत्तल लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। तो बच्चों पावर आपको नेगेटिव दे रखी है, तो इसमें कनकेव लेंस होना चाहिए। यानी ए या डी में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। बी और सी ऑप्शन मेरे कट गए। आपको पावर दे रखी है कितनी, -1.25 डायोप्टर दे रखी है। आपको पूछा फोकल लेंथ किसकी कितनी होगी, फोकल लेंथ कितनी होगी। आप जानते हो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, यानी मीटर में हो, या फिर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 100/f, यानी जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो। तो फोकल लेंथ सीधा सेंटीमीटर वाली निकालते हैं हम। फोकल लेंथ सेंटीमीटर की कैसे निकलेगी बच्चों, 100/p। फोकल लेंथ किस में लिख लेगी, वो सेंटीमीटर में लिख लेगी। यानी 100/-1.25 है ना। यानी क्या आएगा आंसर, -80 सेंटीमीटर आएगी फोकल लेंथ। -80 सेंटीमीटर आएगी फोकल लेंथ। तो बच्चों ऑप्शन होगा डी, 80 सेंटीमीटर। एंड कनकेव लेंस 80 सेंटीमीटर तथा अवतल लेंस उस लेंस की व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 82। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ टेलीस्कोप। दूरदर्शी का खोजकर्ता कौन था। बच्चों यह इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है, दूरदर्शी से सबसे पहले आसमान में किसने देखा था। बच्चों जिसने खोज करी हुई वही देखेगा। दूरदर्शी की खोज किसने करी थी, गैलीलियो ने करी थी। और देखा भी किसने था, गैलीलियो ने देखा था। तो इसका आंसर होगा गैलीलियो, ऑप्शन होगा ए। 83 क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग होता है। अंडर द रेमेडियल मेजर द पर्सन ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस मस्ट यूज द लेंस इन देयर आई ग्लासेस। यानी जिसको लॉन्ग साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपिया है, उसको ठीक करने के लिए बच्चों कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, कन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, कन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा क्या, इंग्लिश का आंसर है बच्चों बी, कन्वेक्स लेंस। और हिंदी का आंसर है सी, यानी उत्तल लेंस। दोनों में फ़र्क है, देख लेना। हिंदी का आंसर है सी, यानी उत्तल लेंस, और इंग्लिश का आंसर है बी, यानी कन्वेक्स लेंस। थोड़ी मिस प्रिंटिंग सी हो गई है, नहीं सॉरी सब सेम ही है, नहीं मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। इंग्लिश का आंसर है बी, कन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस। देख लेना अपना क्वेश्चन नंबर 84। विच टाइप्स ऑफ लेंस आर यूज्ड इन द आई ग्लासेस ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द शॉर्ट साइटेडनेस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। बच्चों पहली बात तो ये, निकट दृष्टि दोष आप लोगों की एज उम्र में ही, जिस एज ग्रुप में आप हो, आपको क्या है, सबको निकट दृष्टि दोष है, यानी मायोपिया है, यानी नियर साइटेडनेस है। यानी जिस किसी ने भी चश्मा पहन रखा है उसका लेंस है बच्चों अवतल है, यानी उसका लेंस है क्या है, कनकेव है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कनकेव। यानी इंग्लिश का आंसर है सी और हिंदी का आंसर है ए। इंग्लिश का आंसर है सी और हिंदी का आंसर है बच्चों ए, यानी अवतल लेंस या फिर कनकेव।
क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आइरिस इन द आई? नेत्र में आइरिस की क्रियाविधि क्या है? बच्चों आइरिस के दो काम होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक काम तो मैंने बताया था आपको, दूसरा काम नहीं बताया था मैंने। देखो दो काम होते हैं इसके आइरिस के। आई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हटा देना। बच्चों ये आई है, ये हमारे पास क्या होता है? रेटिना होता है। आंखों के अंदर लेंस होता है, पहले से कुदरत ने लेंस बना रखा है। कौन सा लेंस बना रखा है? उत्तल लेंस बना रखा है। ये लेंस सीलियरी बॉडी से कनेक्ट होता है। यहाँ पर होता है बच्चों क्या? प्यूपिल। ये होता है कॉर्निया यानी नेत्रपटल। और यहाँ पर बच्चों क्या होता है? आइरिस। ये क्या होता है बच्चों? आइरिस। आइरिस का बच्चों क्या करता है? ये आंखों को कलर प्रदान करता है। क्या करता है? आंखों को कलर प्रदान करता है। किसी की आंखें नीली, किसी की आंखें पीली, किसी की आंखें ब्राउन। किसकी वजह से होती है बच्चों? आइरिस की वजह से होती है। दूसरा फंक्शन बच्चों ये प्यूपिल वाला भी करता है। पुतली क्या काम करती है बच्चों? कितनी लाइट आपकी आंखों में जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए, उस हिसाब से फैलती रहती है, सिकुड़ती रहती है। उस हिसाब से फैलती रहती है, सिकुड़ती रहती है। तो बच्चों आइरिस भी लाइट को कंट्रोल करने का काम कर देता है। ये कितनी लाइट आपकी आंखों में जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए, ये काम आइरिस भी कर देता है। तो सेकंड फंक्शन भी लिख लेना, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। प्रकाश को नियंत्रित करता है, हमारी आंखों पर पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो बच्चों इसमें से क्या दे रखा है? नेत्र की ओर आ रहे प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है। कलर वाला तो बच्चों यहाँ पर कहीं नहीं रखा कि आंखों को कलर प्रदान करता है। तो बच्चों ऑप्शन होगा इसमें ए, नेत्र की ओर आ रहे प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, टू कंट्रोल और रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट टू द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, में इन फोटो कैमरा दिस टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड। फोटो कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? बच्चों कौन से लेंस का उपयोग होता है? कन्वेक्स लेंस का यानी उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? फोटो कैमरे में, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, या फिर दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ये सब पढ़ा चुके हैं ना हम। तो आंसर होगा क्या? उत्तल लेंस यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द थ्री कलर्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू ऑफ लाइट आर मिक्सड अप इन इक्वल प्रोपोर्शन, रिजल्टेंट कलर विल बी वाइट। वाइट है ऑप्शन में। हाँ, जब तीनों को मिला दिया जाए, तीन प्राइमरी रंग होते हैं ना, ब्लू, ग्रीन, रेड, जब तीनों को आपस में मिलाते हो तो श्वेत रंग की प्राप्ति होती है, वाइट रंग की प्राप्ति होती है। तो आंसर होगा बी यानी सफेद। क्वेश्चन नंबर 88, द लाइट कलर विच हैज मिनिमम वेवलेंथ। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य निम्नतम है? बच्चों ये सब कर दोगे आप। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे न्यूनतम होता है। और सबसे अधिकतम किसका होता है? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री फंडामेंटल कलर्स आर। प्राथमिक रंग कौन से हैं बच्चों? हिंदी के ये ऑप्शन अलग दे रखे हैं। क्वेश्चन को ठीक कर लो। क्वेश्चन ये होगा आपका, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है आपसे कि प्राथमिक रंग कौन से हैं। ये क्वेश्चन काट दो, हिंदी वाले इंग्लिश का पढ़ो आप। हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले पढ़ो, इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ो। थ्री फंडामेंटल कलर्स, प्राथमिक रंग कौन से हैं बच्चों? ब्लू, ग्रीन और रेड, यानी ऑप्शन होगा इसमें बी। इंग्लिश का ऑप्शन क्या होगा? बी। हिंदी का क्वेश्चन कट कर दो, ये ब्लू, ग्रीन और रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है? बच्चों तरंग दैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है। आप कलर देख के बता देते हो किसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, किसका कम है। वायलेट को देख के मुझे पता लग जाता है इसका तरंग दैर्घ्य कम है, लाल को देख के पता लग जाता है इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। यानी कलर ऑफ द लाइट इज फिक्स्ड बाय वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वुड बी। बच्चों पहली बात है, यदि आपको ग्लास में स्पीड याद होगी तो वेल एंड गुड, कोई न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। आंसर होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि स्पीड याद नहीं है तो न्यूमेरिकल से देखते हैं कैसे करते हैं। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने न्यूमेरिकल करे थे, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यदि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो बच्चों ग्लास का फॉर्मूला ये बनेगा ना, यानी इसको मैं लिख सकता हूं, आपको ये वाली वैल्यू पता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है? ग्लास में प्रकाश की चाल बतानी है ना आपको। क्या बताना है आपको? ग्लास में प्रकाश की चाल। क्या आपको ग्लास का अपवर्तनांक दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है, लगा दो क्वेश्चन वापस। क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों कितना? 1.5 आपको दे रखा है। तो ग्लास का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 1.5 दे रखा है। तो 1.5 से 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो यानी स्पीड ऑफ लाइट कितनी आ जाएगी बच्चों? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे हमने क्वेश्चंस करे थे लाइट की, आप सेकंड वीडियो देखना। क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट बी केप्ट बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बिटवीन देम वुड बी। यदि कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? बच्चों अनंत होगी, अनंत होगी और अनंत होगी। ये हमने कैसे प्रूव किया था? हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला होता है। चलो फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, क्या होता है। तुम्हें इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया है ना कि वैसे तुम्हें दोबारा की बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। ये दो बच्चों पैरेलल मिरर है ना। नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा। 2 पैरेलल मिरर के बीच का बच्चों जो थीटा होता है, बीच का कोण क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो समथिंग अपॉन में 0 क्या हो जाएगा बच्चों? इन्फिनिटी होता है कि नहीं होता? इसी वजह से 2 पैरेलल जो समानांतर दर्पणों के बीच में यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं बच्चों? अनंत बनते हैं। एक क्वेश्चन और मिलता जुलता करते हैं बच्चों इससे। कोई क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, 2 समतल दर्पण है बच्चों। क्या क्वेश्चन है? 2 समतल दर्पण है, उन दोनों के बीच का कोण है बच्चों 60 डिग्री। कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। उन दोनों के बीच में मैंने कोई वस्तु रखी हुई है, आपको बताना है उस वस्तु का कितने प्रतिबिंब बनेंगे। आपको पता है कि प्रतिबिंब निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा। ये आंसर बच्चों हमेशा क्या आना चाहिए? ओड आना चाहिए। यदि आंसर ओड नहीं आ रहा, यदि ये वाली वैल्यू ओड नहीं आ रही तो आप क्या करोगे? -1 करके आंसर को ओड बनाओगे, लेकिन आंसर तो हमेशा ओड ही आना चाहिए। तो आप आंसर बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है। आंसर कुल मिला के ओड आना चाहिए। ओड आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो -1 करके आप ओड बनाओगे। तो इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 60 डिग्री। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट करो 360 अपॉन में 60 क्या आएगा? 6 से कट रहा है। 6 बच्चों इवन है कि ओड है? सम है कि विषम है? सम है, यानी इवन आ रही है। मैंने कहा था आंसर कभी इवन नहीं आ सकता, आंसर आना चाहिए ओड। तो -1 करके आप ओड बनाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 5 प्रतिबिंब इस केस में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The air bubble in the water acts as, जल में वायु के बुलबुले किस तरह काम करते हैं बच्चों? ये मैं आपको मिसलिनियस में बहुत बढ़िया तरीके से बता चुका हूं। क्या बताया मैंने? जल में वायु के बुलबुले किस तरह से काम करते हैं बच्चों? बुलबुला नाम का मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको।
वायु का बुलबुला हो, वह साबुन का बुलबुला ही होता है नॉर्मली। तो बच्चों यदि कोई साबुन का बुलबुला हवा में हो, किस में हो, हवा में हो, तो किसकी तरह बिहेव करता है ये, उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है। क्या बन जाता है ये, उत्तल लेंस बन जाता है, यानी कन्वेक्स लेंस बन जाता है। यदि यही साबुन का बुलबुला पानी की सतह पर आके बैठ जाए, क्या बैठ जाए, पानी की सतह पर आके बैठ जाए, तो बच्चों यही साबुन का बुलबुला क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण बन जाता है, यानी कन्वेक्स मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण बन जाता है। ये तो बार बार लिख दिया, कन्वेक्स मिरर बन जाता है। ठीक है। यदि बच्चों यही बुलबुला पानी के अंदर चला जाए, पानी के अंदर सीधी बात हवा का ही बुलबुला होगा, यदि यही बुलबुला पानी के अंदर चला जाए तो बच्चों उस वक्त के लिए क्या बन जाता है, ये अवतल लेंस। क्या बन जाता है, अवतल लेंस, यानी कनकेव लेंस। क्या बन जाता है ये, कनकेव लेंस। तो आपसे क्या पूछा गया है, पानी के अंदर बच्चों क्या होता है, ये अवतल लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है। तो बच्चों अवतल लेंस यानी ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन होगा इसका डी। इस हिसाब से इन तीनों से क्वेश्चन बनते रहते हैं, तीनों आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 94, फॉर द शेविंग विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड। बच्चों शेविंग के लिए कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं हम, अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हम करते हैं। आपको बताया था ना कनकेव मिरर का इस्तेमाल कहां कहां होता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहां कहां होता है। एक तो भाई शेविंग में होता है इसका इस्तेमाल, दूसरा ईएनटी डॉक्टर, आंख नाक गले कान नाक गले के डॉक्टर होते हैं ना, उन्हें कहते हैं ईएनटी डॉक्टर, और दांतों के डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको बहुत अच्छे से बताया था कि बैंड बांधते हैं वो, है ना, वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। तीसरा हम कहां करते हैं, गाड़ियों की हेडलाइट में करते हैं, हेडलाइट में करते हैं, या फिर टॉर्च में करते हैं, या फिर सर्च लाइट में करते हैं कि नहीं करते। तो यदि इन तीनों के लिए बच्चों परवलयिक भी इस्तेमाल होता है, इन तीनों के लिए क्या इस्तेमाल होता है, परवलयिक भी इस्तेमाल होता है, यानी पैराबोलिक भी इस्तेमाल होता है। तो यदि बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ टॉर्च में कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, और ऑप्शन में दोनों ही दे दे, अवतल और पैराबोलिक, तो आप किसको टिक करके आओगे, पैराबोलिक। यदि पैराबोलिक नहीं है तो फिर अवतल। तो बच्चों ये सारे इस्तेमाल होते थे कनकेव मिरर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, टू ऑब्जर्व द रियर व्यू थ्रू द मोटर व्हीकल विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड। मोटर गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है बच्चों, किस दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का, यानी कन्वेक्स मिरर का हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं बच्चों कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि मान लो एक गाड़ी में बच्चों दर्पण लगा हुआ है, हमें बहुत बड़ी सी सड़क देखनी है, छोटी सी जगह में ही देखनी है, यानी कोई बहुत बड़ा ट्रक है, इसकी खास बात ये होती है दर्पण की, ये ट्रक को एक तो सीधा बनाएगा, ऊपर से छोटा बना देगा, और ऊपर से बहुत बड़ी जगह को छोटी सी जगह में दिखा देगा, तो हमारी काम आसान हो जाता है। इस वजह से पीछे देखने के लिए बच्चों कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं हम, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, कन्वेक्स मिरर का हम इस्तेमाल करते हैं। कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल और कहाँ करते थे बच्चों, स्ट्रीट लाइट में भी इसका इस्तेमाल हम करते थे। कहाँ पर करते थे, रियर व्यू में, स्ट्रीट लाइट में करते थे, और कहाँ पर करते थे, रियर व्यू में करते थे, और कहाँ पर करते थे, सिक्योरिटी मिरर में इसका इस्तेमाल हम करते थे, सिक्योरिटी मिरर में, सुरक्षा दर्पणों में इसका इस्तेमाल हम करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपीयरेंस ऑफ ब्रिलियंट कलर इन द सोप बबल इज ड्यू टू। द अपीयरेंस ऑफ ब्रिलियंट कलर इन द सोप बबल, साबुन के बुलबुले में चमकदार रंगों का प्रतीत होना। बच्चों साबुन का बुलबुला रंग बिरंगा प्रतीत हो रहा है, आंसर होना चाहिए इंटरफेरेंस, है ना, व्यतिकरण होना चाहिए। अब देखते हैं व्यतिकरण किस किस में है।
अरे बाप रे, व्यतिकरण है दो में, एक ए ऑप्शन में है व्यतिकरण और एक डी ऑप्शन में है। ठीक है, तो अब हमें ए या डी में से एक चूज करना है। तो बच्चों मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ इसका व्यतिकरण कैसे हो रहा है, कैसे होता है इसका। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, व्यतिकरण। बच्चों व्यतिकरण का मतलब क्या बताया था मैंने, जब भी दो तरंग एक दूसरे में मिक्स हो जाए, ये तरंग ए है, ये तरंग बी है, जब भी दो तरंग एक दूसरे में मिक्स हो जाए, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम क्या, व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस। तो एक रिजल्टेंट वेव निकलती है। ये तीसरा जो तरंग होती है, ये क्या होती है, इंटरफेरेंस का नतीजा होती है बच्चों। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, दखलंदाजी करना। जब दो तरंग एक दूसरे के साथ दखलंदाजी करती है तो तीसरी तरंग निकलती है। ये तरंग किसका नतीजा होती है, इंटरफेरेंस का नतीजा होती है। और बच्चों जब भी दो तरंगे एक दूसरे में मिक्स हो रही होंगी तो आपको चीजें रंग बिरंगी नजर आ रही होगी। तो अब थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं, साबुन का बुलबुला आपको रंग बिरंगा नजर क्यों आता है। साबुन का बुलबुला थोड़ा रंग बिरंगा आपको नजर आता है, क्यों आता है, देख लेते हैं डायग्राम से। बच्चों साबुन के बुलबुले में क्या होता है, एक पतली सी पानी की लेयर सी होती है ना, ये साबुन का बुलबुला है, पानी की लेयर होती है कि नहीं होती। साबुन का बुलबुला में पानी थिकनेस तो होगी ना, माइक्रोमीटर में होगी या नैनोमीटर में होगी, लेकिन थिकनेस तो होती है कि नहीं होती। ठीक है, अब देखना होता क्या है बच्चों, लाइट आती है, कैसे लाइट आती है, ये आई लाइट आई। ठीक है, लाइट आई, कुछ लाइट बच्चों क्या कर जाती है, अंदर मुड़ जाती है, और कुछ लाइट बाहर के सरफेस से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी परावर्तित कर जाती है। कुछ लाइट बच्चों क्या होती है, कुछ लाइट अंदर मुड़ जाती है, कुछ लाइट कर जाए परावर्तित कर जाती है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो बच्चों अब ये जो अंदर लाइट गई थी, ये जो अंदर लाइट गई थी, तो ये वाली लाइट क्या करती है, अंदर के सरफेस से क्या कर जाती है, परावर्तित कर जाती है। तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, दो तरंगे मिल रही है, यहां पर क्या हो रहा है, दो तरंगे क्या हो रही है, मिल रही है बच्चों। यहां पर क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बच्चों जहां पे इंटरफेरेंस होता है तो वहां पर आपको चीजें रंग बिरंगी नजर आती है, इसलिए यहाँ साबुन का बुलबुला क्या होता है, आपको रंग बिरंगा नजर आता है। तो बच्चों किसके कारण नजर आ रहा है, ये रिफ्लेक्शन के कारण नजर आ रहा है, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के कारण नजर आ रहा है, और परावर्तन के कारण नजर आ रहा है, और व्यतिकरण के कारण नजर आ रहा है। तो इसका आंसर होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस, विभिन्न परावर्तन एंड व्यतिकरण के कारण ये आपको रंग बिरंगा नजर आता है। ऑप्शन होगा ए। 97, a ray of light strike the surface of an object. If all the color are reflected, the surface would appear. जब श्वेत प्रकाश किसी वस्तु की सतह पर पड़ता है, यदि वस्तु सभी रंग को परावर्तित कर दे तो वह सरफेस कैसा प्रतीत होगा। बच्चों सफेद और काले में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है, सफेद रंग की खास बात होती है, ये अपने पास कुछ नहीं रखता, सब कुछ दे देता है। ये अपने पास कुछ नहीं रखता बच्चों, क्या करता है, सब कुछ दे देता है। ये आपको बोर्ड सफेद नजर आ रहा है, क्या हुआ कि जब भी कोई भी लाइट इस पे पड़ी, इसने क्या करा, सारे के सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये चीज आपको सफेद नजर आ रही है। जबकि ब्लैक कलर बहुत लालची होता है, जब भी कोई लाइट ब्लैक कलर पे, ब्लैक तो वैसा कुछ होता ही नहीं है, ब्लैक की खास बात होती है ब्लैक सरफेस की, जब भी कुछ भी ब्लैक पे पड़ता है, ब्लैक क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता, कुछ भी नहीं निकालता। जब वो कोई भी लाइट नहीं निकालता तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपको ब्लैक नजर आती है। ब्लैक कलर की कोई लाइट नहीं हो सकती। यानी टी शर्ट आपको ब्लैक नजर आ रही है, यानी कोई भी लाइट आ रही है, इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कुछ भी कलर नहीं निकाल रहा है, इसलिए ब्लैक नजर आ रहा है। ब्लैक कभी एलईडी सुनी है, क्योंकि ब्लैक का मतलब ही क्या है, अंधेरे का मतलब ही क्या है, जहां पर प्रकाश ना हो वहां पर अंधेरा। तो बच्चों व्हाइट की खास बात होती है, ये सारे के सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, जबकि ब्लैक सब सारे के सारे कलर को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब श्वेत प्रकाश किसी वस्तु की सतह पर पड़ता है, यदि वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर दे तो वह सतह कैसे प्रतीत होगी, सफेद प्रतीत होगी। यदि क्वेश्चन होता जब श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर की सतह पर पड़ता है, यदि वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर ले तो वो वस्तु कैसे प्रतीत होती, जब उसका आंसर क्या होता, ब्लैक। क्लियर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, कथन दे रखे हैं, देख लेते हैं। ड्यू टू डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अ क्लोज्ड
रूम गेट्स लाइट इवन इफ नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स इनसाइड द रूम। प्रकाशक प्रसार या अनियमित परावर्तन के कारण एक बंद कमरा भी प्रकाशित होता है यद्यपि कोई सीधा प्रकाश कमरे पर ना पड़े। बच्चों ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ये ध्यान से देखोगे तो ये विवर्तन की बात कर रहे हैं, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि यदि कोई बंद कमरे में बच्चों क्या होता है, दरवाजे में छोटे छोटे छेद होते हैं, दीवारों में छोटे छोटे छेद होते हैं, फिर भी लाइट कहीं से आ रही होती है। मैंने डिफ्रैक्शन में आपको क्या बताया था, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे बच्चों यहां पर क्या है, दरवाजे में छोटा छेद है, तो लाइट की खास बात क्या होती है, लाइट के साउंड की क्या खास बात होती है, लाइट क्या करते हैं, छेद से टकरा के ना कॉर्नर के अराउंड मुड़ जाती है। क्या करते हैं, छेद के आसपास क्या होती है, मुड़ जाती है। लाइट की या साउंड की खास बात होती है छेद से टकराकर मुड़ जाती है। तो बच्चों इसे क्या कहेंगे, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, विवर्तन होता है। तो यही कारण है कि बच्चों यदि कोई बंद कमरा है और बाहर की आवाज़ भी बंद कमरे में पहुंच जाती है, किसके कारण, साउंड क्या करता है, इस छेद से टकराता है, छेद से टकरा के ऐसे फैल जाता है। तो डिफ्रैक्शन बच्चों कहाँ पर होता है, विवर्तन कहाँ पर होता है, एक तो साउंड में होता है, याद रखना, दूसरा किस में होता है, लाइट में भी हो जाता है। बंद कमरे में भी सीधा प्रकाश नहीं आता, कहीं और से आ रहा होता है, ये इसी कनोर वनोर से निकल के आ रहा होता है। सेकंड है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन वेयर रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल टर्नर्स फॉर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अनियमित परावर्तन, जहाँ परावर्तित किरणें समानांतर नहीं है, परावर्तन के नियम का पालन नहीं करती। ये भी बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, दोनों के दोनों कथन सही है, आंसर होगा सी। ठीक है बच्चों, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है I=R, ये केवल और केवल स्मूथ सरफेस के लिए वैलिड है, ये केवल और केवल स्मूथ सरफेस के लिए वैलिड है, ये अनियमित सरफेस के लिए वैलिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, द रेड लाइट इज यूज्ड एज डेंजर इंडिकेटर्स। लाल प्रकाश का उपयोग खतरे के सूचक के रूप में किया जाता है क्योंकि, लाल प्रकाश का उपयोग खतरे के सूचक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, ये आंखों के लिए आरामदायक होता है, ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी, बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सी, इसका रासायनिक प्रभाव कम होता है, ये भी क्या बात हुई। डी, हवा द्वारा इसका अवशोषण बहुत कम होता है, ये भी कुछ नहीं है बच्चों, इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है, इसी वजह से ये रेड लाइट क्या करती है, दूर तक जाती है। ये शायद मैंने आपको बताया भी था, क्वेश्चन अलग से लिखवाया भी था मैंने ये आपको, कि रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, या फिर ऐसे कह लो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। देखो क्वेश्चन मैंने क्या लिखवाया था आपको, यदि आपको याद होगा, क्वेश्चन हटा देना एडिटर साहब। देखो जो रेड लाइट है डेंजर में इस्तेमाल की जाती है, क्यों की जाती है बच्चों, एक तो इसकी स्कैटरिंग कम होती है, स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन, प्रकीर्णन कम होता है इसका। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे बच्चों 3 टॉर्च है आपके पास, एक है रेड कलर की, एक है ग्रीन कलर की, और एक है मान लो जामुनी कलर की, क्या है, एक है वायलेट कलर की। 3 टॉर्च है आपके पास, और टॉर्च के आगे बच्चों क्या है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, टॉर्च के आगे क्या है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। बच्चों आपको मैंने ये बताया था, जो रेड का प्रकीर्णन होता है यानी रेड के फैलने या भटकने की क्षमता सबसे कम होती है, तो रेड डस्ट पार्टिकल से लड़कर भी बहुत आगे तक पहुंच जाती है, रेड डस्ट पार्टिकल से लड़कर भी बहुत आगे तक पहुंच जाती है, आसानी से फैल नहीं पाती है। जबकि ग्रीन की प्रकीर्णन क्षमता, फैलने की क्षमता रेड से ज़्यादा होती है, तो ग्रीन क्या करती है, थोड़ी सी आगे जाती है और क्या करती है, फैल जाती है, कुछ इस तरह से स्कैटर कर जाती है। ग्रीन रेड से आगे नहीं जा पाती। वायलेट की प्रकीर्णन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, वायलेट थोड़ी सी आगे जाएगी, फिर क्या कर देगी, फैल जाएगी, यानी ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रही। क्यों नहीं जा पा रही, क्योंकि बच्चों वायलेट की जो प्रकीर्णन क्षमता होती है सबसे ज़्यादा होती है, अगर इसकी फैलने या भटकने की क्षमता सबसे ज़्यादा है तो बहुत कम दूरी तक जा रही है। रेड की फैलने या भटकने की क्षमता सबसे कम है, तो इसलिए ज़्यादा दूरी तक जाती है। एक तो इसका आंसर हो गया ये कि भाई रेड लाइट का
खतरे में इसलिए उपयोग किया जाता है, इसकी प्रकीर्णन कम होता है, प्रकीर्णन यानी फैलने की क्षमता कम होती है, इसलिए ज़्यादा दूर तक जाती है तो हमें दूर तक दिखाई दे जाती है। या फिर दूसरा इसका आंसर क्या होता है बच्चों, रेड की वेवलेंथ क्या होती है, रेड की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ये दोनों ही आंसर ठीक हैं इसके, ये दोनों ही आंसर ठीक हैं। यदि बच्चों एग्जामिनर आपको ऑप्शन में ये दोनों ही आंसर दे दे और कहे कि किसी एक पे टिक करो, तो आप कौन सा टिक करके आओगे, ये वाला टिक करके आओगे, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको एग्जामिनर के माइंडसेट के हिसाब से सोचना है। क्योंकि वेवलेंथ वाला आंसर सभी जानते हैं, स्कैटरिंग वाला आंसर 11-12 बच्चा ही वाला जानता है, तो एग्जामिनर आपसे कौन से वाला आंसर टिक एक्सपेक्ट करेगा, स्कैटरिंग वाला एक्सपेक्ट करेगा। आंसर दोनों ही ठीक है, ज़्यादा ठीक कौन सा है, ये वाला ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा। चलो बच्चों मैग्निफिकेशन, अभी टाइम है हमारे पास 10 मिनट, तो ढंग से पढ़ते हैं। एडिटर साहब क्वेश्चन हटा दीजिए आप, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, ये मैग्निफिकेशन भी पढ़ाया तो आपको सभी कुछ है। आवर्धन, बच्चों आवर्धन का मतलब क्या होता है, आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में क्या, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, या इंग्लिश में कह लो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या इतना बड़ा फॉर्मूला तो बार बार नहीं लिखेंगे, तो हाइट ऑफ इमेज को लिख लेते हैं हम HI और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं HO। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिख लेते हैं, HO, ठीक है। तो बच्चों ये प्लेन मिरर है, ये क्या है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। बच्चों मान लो मैं इसे नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4, है ना। प्लेन मिरर के पीछे क्या हो गया, ये -1 -2 -3 -4 नंबर लाइन पे रखा हुआ है प्लेन मिरर, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है प्लेन मिरर, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। बच्चों यदि मैं -1 पे खड़ा हूं तो बताओ बच्चों मेरा प्रतिबिंब किधर बनेगा, 1 पे बनेगा, 2 पे बनेगा, 3 पे बनेगा, 4 पे बनेगा। जितनी मेरी दूरी दर्पण से होगी उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से होगी, यानी मेरा प्रतिबिंब बच्चों कहाँ पर बनेगा, 1 पे बनेगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई मेरी ऊंचाई के बराबर होगी, यानी अगर मैं सीधा खड़ा हूँ तो मेरा प्रतिबिंब भी सीधा ही होगा और उतनी ऊंचाई का होगा जितनी ऊंचाई का मैं हूँ। बच्चों यदि मैं सड़क के पीछे चला जाता हूँ, सड़क के कहाँ चला जाता हूँ, मैं पीछे चला जाता हूँ, मैं पहुँच जाता हूँ -2 पे, तो बताना बच्चों मेरा प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, 0 पे आएगा कि 2 पे जाएगा। अगर मैं पीछे सरक गया तो सीधी बात है मेरा प्रतिबिंब भी कहाँ सरक जाएगा, पीछे सरक जाएगा, मेरा प्रतिबिंब भी पहुंच जाएगा कहाँ पर, 2 पे पहुंच जाएगा। क्योंकि बच्चों जितनी मेरी दर्पण से दूरी होगी उतनी ही मेरे इमेज की दर्पण से दूरी होगी, हाँ कि ना। और मेरी हाइट इमेज के हाइट के बराबर होगी, यानी मान लो अगर मेरी हाइट थी 5 मीटर तो मेरे प्रतिबिंब की हाइट भी कितनी बनेगी, 5 मीटर, है ना। मैं अपनी हाइट हमेशा पॉजिटिव लूंगा तो दर्पण में जो मेरा प्रतिबिंब बन रहा है उसकी हाइट भी तो पॉजिटिव है, ऊपर वाली चीज़ें पॉजिटिव लेते कि नहीं लेते, है ना। तो मेरी हाइट कितनी है बच्चों, अगर मान लो मेरी हाइट 5 मीटर है तो मेरे प्रतिबिंब की हाइट भी कितनी है, 5 मीटर, यानी ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। जो समतल दर्पण का आवर्धन होता है बच्चों क्या होता है, +1 होता है। चलो और निकालने की कोशिश करते हैं। ये तो प्लेन मिरर की आपको बात समझा दी मैंने।
एक क्वेश्चन और देखो बच्चों, आपसे कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, यदि कोई व्यक्ति 20 स्पीड से दर्पण की ओर जाता है, यदि कोई आदमी 20 स्पीड से प्लेन मिरर की ओर जाता है, तो बताओ उसका प्रतिबिंब कितनी स्पीड से दर्पण की ओर आएगा। सीधी सी बात है, जितनी स्पीड से ये चल रहा है तो उतनी स्पीड से ही प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर आएगा, 20 स्पीड से ही दर्पण की ओर आएगा। बच्चों मैग्नीफिकेशन निकालने का मैंने तरीका बताया था आपको। क्या बताया था? मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में वस्तु की ऊंचाई। अब ध्यान से देखना, इसमें हम साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन में होता है एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहाँ पर काटते हैं उसे कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के राइट वाली साइड हम लेते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट वाली साइड क्या लेते हैं हम? नेगेटिव। ऊपर वाली साइड क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव। नीचे वाली साइड क्या लेते हैं? नेगेटिव। सबको पता है, ये बार बार आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैं ये बातें। राइट वाली पॉजिटिव, लेफ्ट वाली नेगेटिव, नीचे वाली नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है बच्चों। यदि हम दर्पण की बात करें या हम चलो लेंस की बात करते हैं, कौन से लेंस की बात करते हैं हम? कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कौन से लेंस की बात करते हैं? कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। हमने इसमें 6 केसेस पढ़े, हम 6 के 6 केसेस की मैग्नीफिकेशन निकालेंगे अभी। बच्चों हम बताना कहां पर खड़े होते हैं? हम पोल को क्या मानते हैं? ओरिजिन मानते हैं कि नहीं मानते? हम लेफ्ट पर खड़े होते हैं कि राइट पर खड़े होते हैं? हम लेफ्ट पर खड़े होते हैं, तो यानी मान लो हम यहां पर खड़े हैं, तो हमारी और लेंस से बीच की दूरी क्या मानी जाती है? यू। तो यू यहां पर क्या लेंगे? नेगेटिव। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। यदि प्रतिबिंब आपका यहां पर बन रहा है तो वी क्या लेंगे? पॉजिटिव। राइट वाली साइड क्या मानी जाती है? पॉजिटिव। ऐसे ही जो आप अपनी ऊंचाई होगी, जो आपकी हाइट होगी, ये मान लो आप खड़े हो, जो आपकी हाइट होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आप क्या लोगे? पॉजिटिव की नेगेटिव? आप क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि बच्चों ये आप सीधे खड़े हो, ओरिजिन से ऊपर खड़े हो, ऊपर वाली क्या चीज़ लेते हैं हम? पॉजिटिव, है ना। यदि मान लो आपका प्रतिबिंब कुछ इस तरह का बन रहा है, उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो उल्टी चीज़ क्या लेते हैं हम? नेगेटिव। ओरिजिन के नीचे वाली चीज़ क्या लेते हैं हम? नेगेटिव। देखो दोबारा देखो इसे, मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट के टर्म्स में सोचते हैं। बच्चों यदि मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं सीधा खड़ा हूँ कि उल्टा खड़ा हूँ, कोई भी चीज़ यानी जो हाइट होती है ना वस्तु की, हमेशा क्या ली जाती है? सीधी ली जाती है। हमेशा क्या ली जाती है बच्चों? पॉजिटिव ली जाती है। जो वस्तु की हाइट क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। सीधी बात है, मैं उल्टा तो खड़ा नहीं हूँगा, सीधी ली जाती है। अगर बच्चों जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, मान लो वस्तु का प्रतिबिंब है कुछ इस तरह का बन रहा है, सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो प्रतिबिंब की हाइट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। यदि मान लो प्रतिबिंब कुछ इस तरह का उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो प्रतिबिंब की हाइट क्या हो जाएगी? नेगेटिव। सीधा बन रहा है तो पॉजिटिव, उल्टा बन रहा है तो हाइट नेगेटिव। तो अभी आप देखो मैग्नीफिकेशन आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा? HI अपॉन में HO। ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होना, बता दे क्यों, है ना। यदि बच्चों मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब की हाइट होगी वो सीधी होगी, यानी प्रतिबिंब क्या बन रहा होगा? सीधा बन रहा होगा। अभी देखा ना आपने, जो प्रतिबिंब की हाइट अगर पॉजिटिव है तो ये मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। यानी इसे इस तरह से लिखो, यदि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया है, या ऐसे ऐसे लिखो, यदि प्रतिबिंब, यदि इमेज सीधी है, प्रतिबिंब सीधा है, तो m क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। यदि प्रतिबिंब सीधा है तो m क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि बच्चों जो प्रतिबिंब की हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी,
पॉजिटिव होने का मतलब प्रतिबिंब सीधा होगा, तो पूरी पूरी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होना है। यदि प्रतिबिंब उल्टा है, यदि प्रतिबिंब उल्टा है बच्चों, यदि प्रतिबिंब उल्टा है तो एच आई क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू बताओ, मैग्नीफिकेशन होता है एच आई अपॉन में एच ओ, एच ओ तो पॉजिटिव ही होगा, अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो एच आई क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो इससे मुझे पता लग रहा है कि यदि प्रतिबिंब उल्टा है तो मैग्नीफिकेशन भी क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। यदि प्रतिबिंब उल्टा है तो मैग्नीफिकेशन भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब देखना, ये दो रूल याद रखो। यदि प्रतिबिंब सीधा है तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, यदि प्रतिबिंब उल्टा है तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ये बताते हैं कि जो इमेज बन रही है सीधी बन रही है कि उल्टी बन रही है। यदि इमेज सीधी बन रही होगी तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, इमेज उल्टी बन रही होगी तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव बस यही चीजें बताते हैं। अब देखना दोबारा, चलो कोई बात नहीं। बच्चों यदि प्रतिबिंब है वो वस्तु की ऊंचाई से छोटा है, यदि प्रतिबिंब है वस्तु की ऊंचाई से छोटा है, तो बच्चों एच आई अपॉन में एच ओ की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम हो जाएगी। यानी मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। यानी जब मैग्नीफिकेशन 1 से कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, वस्तु के साइज से छोटा है, प्रतिबिंब छोटा है, प्रतिबिंब छोटा है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी हाइट है 5 मीटर, उसकी हाइट है 5 मीटर, है ना, और उसका किसी दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है कितने मीटर का, 1 मीटर का, और सीधा ही प्रतिबिंब बन रहा है प्रतिबिंब छोटा है। चलो बच्चों अभी बाहर से बहुत शोर आ रहा है, थोड़ा खत्म करते हैं थे। दूसरा पॉइंट देखो, यदि प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से तो एच आई अपॉन में एच ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी। यानी मैग्नीफिकेशन इसमें क्या हो जाएगी, +1, मतलब 1 से बड़ी हो जाएगी, यानी प्रतिबिंब बड़ा है, प्रतिबिंब बड़ा है। और हमने ये पढ़ा कि यदि एच आई बराबर होगा एच ओ के, तो एच आई अपॉन में एच ओ क्या होता है, एच आई अपॉन में एच ओ क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, यानी मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी मैग्नीफिकेशन 1 है तो इसका मतलब क्या है, वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है, वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर, वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, बराबर है। साइन की बात नहीं कर रहा मैं, ये 1 से छोटा है, मैग्नीफिकेशन अगर 1 से बड़ी है तो प्रतिबिंब बड़ा है। उल्टे और सीधे की मैंने बात नहीं करी, उल्टे और सीधे की बात नहीं करी। उल्टे और सीधे किससे पता लगेगा, साइन से पता लगेगा। यदि मैग्नीफिकेशन 1 से छोटी आ रही है तो प्रतिबिंब छोटा है, उल्टे सीधे की बात नहीं करी। उल्टे सीधे का किससे पता लगेगा, साइन से पता लगेगा। यदि मैग्नीफिकेशन बराबर है 1 के तो वस्तु प्रतिबिंब, वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज बराबर है। उल्टे सीधे का नहीं बात करी, क्योंकि उल्टे सीधे किससे पता लगेगा, साइन से पता लगेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, किसी की मैग्नीफिकेशन +1 है तो आप इसको पढ़ पा रहे हो। प्लस का मतलब क्या है बच्चों, प्लस का मतलब क्या है, प्रतिबिंब कैसा है, सीधा। प्रतिबिंब कैसा है, सीधा। प्लस का मतलब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, सीधा, है ना। और 1 का मतलब क्या है बच्चों, प्रतिबिंब का साइज क्या है, वस्तु के साइज के बराबर। प्रतिबिंब का साइज क्या है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। चलो अब इसे पढ़ना। यदि किसी की मैग्नीफिकेशन -1 है, माइनस का मतलब क्या है, प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। और 1 का मतलब क्या है, प्रतिबिंब का साइज क्या है,
वस्तु के बराबर। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों जो हमने लेंस के 6 केसेस पढ़े थे, तीसरा केस लेते हैं। एक है फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक है 2f, यहां पर होगा f, यहां पर होगा 2f। तो बच्चों हमने एक केस पढ़ा था, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई किसके बराबर होती है? वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है, यानी जितनी हाइट इसकी होगी उतनी हाइट ही इसकी होगी। यानी इस केस में क्या हो रहा है? HI बराबर होगा HO के, है ना। तो बच्चों एक बार बताओ, यहां पर मैग्नीफिकेशन कैसी होगी? HI अपॉन में HO, ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। उल्टा बनने का मतलब क्या है बच्चों? उल्टा बनने का मतलब क्या है? मैग्नीफिकेशन नेगेटिव तो आनी है। अब 1 से बड़ी आनी है, 1 से छोटी आनी है, 1 के बराबर आनी है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। तो इस केस में क्या होता है? मैग्नीफिकेशन 1 होती है। तो आपसे पूछा जाता है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है तो मैग्नीफिकेशन कैसी होगी? नेगेटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, अभी शायद ना आया हो आपको समझ में। यदि बच्चों मैंने वस्तु को F फोकस और पोल के बीच में रखा है, तो प्रतिबिंब बच्चों कैसा बनता है? यहाँ पर बनता है। जो हमारी इमेज की हाइट होती है बच्चों ये होती है, और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है? ये होती है। तो एक बार बताओ, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन बताओ कैसी होनी चाहिए? प्लस होनी चाहिए कि माइनस होनी चाहिए? प्लस होनी चाहिए कि माइनस होनी चाहिए? प्लस का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है ना। अब बताओ मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी होनी चाहिए कि 1 से छोटी होनी चाहिए? 1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। तो यानी मैग्नीफिकेशन इस केस में क्या आती है? 1 से बड़ी आती है। प्लस का मतलब सीधी है, मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी आ रही है, तो यानी प्रतिबिंब बड़ा बनता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रखते थे, कहीं 2f और इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखते थे, तो इमेज कहां पर बनती थी बच्चों? हमारी कुछ यहां पर बनती थी, छोटी बनती थी इमेज। अब बताओ इसकी मैग्नीफिकेशन कैसी होनी चाहिए? इमेज उल्टी बन रही है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव तो होनी चाहिए। छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है कि बराबर बन रही है? छोटी बन रही है। किससे छोटी बन रही है? ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बन रही है। तो मैग्नीफिकेशन बच्चों 1 से छोटी हो जाएगी, यानी -1 से छोटी आती है इस वाले केस में। क्लियर हुआ मैग्नीफिकेशन का? तो अभी शोर बच्चों ज़्यादा आ रहा है, तो फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। हमारी लाइट की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत।